इतिहास में ना कई बार ऐसा होता है, माहौल में एक बेचैनी सी होती है, एक असंतोष सुलग रहा होता है, लेकिन उसे भड़कने के लिए चाहिए होती बस एक चिंगारी। सही बात है। आज हम बात कर रहे हैं 1857 के भारत की। अंग्रेजी हुकूमत का दौर था, दबदबा बढ़ता जा रहा था, और इसी माहौल में एक सिपाही, उसकी आवाज ने वो चिंगारी सुलगाई जिसने पूरे साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। हाँ, और वो आवाज थी मंगल पांडे की। उन्हें अक्सर कहते हैं भारत की आजादी की पहली चिंगारी। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये उनके ऐतिहासिक महत्व को दिखाता है ना? बिल्कुल। आज की जो हमारी ये पड़ताल है, ये मंगल पांडे 1857 की पहली चिंगारी नाम के स्रोतों पर आधारित है। हम कोशिश करेंगे कि इन स्रोतों से उस दौर की, मतलब जो जटिलताएं थी, मंगल पांडे का वो असाधारण साहस और उनके कामों का क्या असर हुआ उसे समझें। हाँ, क्योंकि मकसद सिर्फ कहानी दोहराना नहीं है, हमें ये समझना है कि मंगल पांडे कौन थे, वो कौन सी परिस्थितियां थीं जिन्होंने उन्हें मजबूर किया या कहें प्रेरित किया विद्रोह के लिए। सही, जरूर। और इस कहानी के हर पहलू को समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत करते हैं उस समय के माहौल से। 1857 का भारत, अंग्रेजी शासन यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राज वो काफी मजबूती से जम चुका था। उन्होंने सिर्फ अपना एडमिनिस्ट्रेशन ही नहीं खड़ा किया था, बल्कि एक बड़ी सेना भी बनाई थी, और उस सेना का एक बहुत बड़ा हिस्सा थे भारतीय सिपाही। हाँ, जिन्हें सिपाही कहते थे। ये भी अजीब बात है ना कि अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अंग्रेजों ने भारतीयों को ही भर्ती किया। बिल्कुल। लेकिन फिर स्रोतों से ये भी साफ पता चलता है कि सेना के अंदर भी एक तरह का भेदभाव था, वो बराबरी वाला व्यवहार नहीं था। सही कहा ना मैंने? अरे बिल्कुल नहीं था। स्रोत यही बताते हैं कि भर्ती तो कर लेते थे, लेकिन अंग्रेज सैनिकों के मुकाबले वेतन बहुत कम था। अच्छा। सुविधाएं कम थी, और तरक्की वो तो भूल ही जाइए। बहुत सीमित अवसर थे कि सैनिक हों, और कई बार तो उनके जो धार्मिक रीति रिवाज थे, उनकी भावनाएं थी, उनका भी अनादर होता था। तो धीरे धीरे ना एक कड़वाहट भर रही थी उनमें। तो ये कोई अचानक वाला गुस्सा नहीं था? नहीं, ये सालों से जमा हो रहा था। एक असंतोष था जो अंदर ही अंदर पनप रहा था। यानी जमीन तो कह सकते हैं पहले से तैयार थी, बस चिंगारी का इंतजार था। हाँ। और इसी पृष्ठभूमि में हम देखते हैं मंगल पांडे को। स्रोत बताते हैं कि वो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। जी। लेकिन वो सिर्फ एक नंबर, एक रेजिमेंट के सिपाही तो नहीं थे। उनके व्यक्तित्व के बारे में क्या पता चलता है हमें स्रोतों से? स्रोत मंगल पांडे को एक बहुत ईमानदार, स्वाभिमानी और निडर व्यक्ति बताते हैं। उनमें देशभक्ति की भावना भी गहरी थी, और जो अन्याय वो अपने आसपास देख रहे थे ना, उसे चुपचाप सहने वालों में से वो नहीं थे। अच्छा। ये भी कहा जाता है कि वो अपने धर्म को लेके भी बहुत आस्थावान थे। तो उनके अंदर वो अंग्रेजी हुकूमत का जो अहंकार था, और जिस तरह भारतीयों का अपमान होता था, उसके खिलाफ एक आग सी जल रही थी। तो वो सिर्फ अपने या अपने साथियों के साथ हो रहे भेदभाव को नहीं देख रहे थे? नहीं, उससे कहीं आगे वो पूरे देश पर जो गुलामी की बेड़ियां थी ना, उन्हें महसूस कर रहे थे। यही व्यक्तिगत गुण और वो अंदर की आग, शायद इसी ने उन्हें वो हिम्मत दी होगी वो असाधारण कदम उठाने की। बिल्कुल। और आया वो मोड़ जिसने इस दबे हुए गुस्से को, इस असंतोष को एक खुले विद्रोह में बदल दिया। एनफील्ड राइफल का मुद्दा। हाँ, ये अजीब बात है ना, सेना का आधुनिकरण तो जरूरी होता है, पर ये कदम तो बिल्कुल उल्टा पड़ गया। हाँ, एनफील्ड P53 राइफल थी तो बेहतर हथियार, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन झगड़ा हथियार का नहीं था, उसके कारतूसों का था। अच्छा, कारतूसों का। हाँ, इन नए कारतूसों की बनावट कुछ ऐसी थी कि राइफल में डालने से पहले उनके सिरे पर एक कागज की परत होती थी, उसे दांतों से काटना पड़ता था। दांतों से? हाँ, और बस यहीं से सारी मुसीबत खड़ी हुई। और मुसीबत की जड़ थी वो ग्रीस या चर्बी जो उस कागज पर लगी होती थी। बिल्कुल। क्या अफवाह फैली थी और उसका आधार क्या था? कुछ अफवाह जो मतलब जंगल की आग की तरह फैली सिपाहियों में, और जिसके सच होने का डर बहुत ज्यादा था। वो ये थी कि कारतूस पर जो चर्बी लगी है वो गाय और सूअर की है। ओह। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि ये खबर भारतीय सिपाहियों के लिए कितनी विस्फोटक थी। हाँ, क्योंकि गाय हिंदुओं के लिए पवित्र है और सूअर मुसलमानों के लिए हराम, वर्जित। तो दोनों ही धर्मों के सिपाहियों के लिए ये तो सीधे सीधे उनके धर्म को भ्रष्ट करने जैसा था। एकदम। ये सिर्फ एक मिलिट्री ऑर्डर मानने या ना मानने का सवाल नहीं रह गया था, ये सीधा उनकी आस्था पर, उनकी पहचान पर हमला था। बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि जैसे ही ये खबर फैली, बैरकों में बेचैनी और मतलब गुस्से की लहर दौड़ गई होगी। हाँ,
कल्पना कीजिए जरा, स्रोत हमें बताते हैं कि सिपाही झुंड बनाकर कानाफूसी करने लगे। अच्छा। कोई कहता ये अंग्रेज जानबूझकर हमारा धर्म बिगाड़ना चाहते हैं। कोई पूछता अगर ये सच है तो इसे हाथ कैसे लगाएं? मुंह से काटना तो बहुत दूर की बात है। गुस्सा था, डर था, अपमान, सब कुछ उबल रहा था। सिपाहियों को लगा कि ये अंग्रेजों की कोई चाल है, शायद वो चाहते हैं कि हम ईसाई बन जाएं या कम से कम अपनी धार्मिक पहचान ही खो दें। तो इस एक खबर ने उस बारूद में आग लगा दी जो सालों से जमा हो रहा था। हाँ, हर सिपाही का खून खौल उठा होगा। जो गुस्सा पहले दबी जुबान में था वो अब बाहर आने का रास्ता ढूंढ रहा था। लगा होगा कि बस अब पानी सिर से ऊपर चला गया। और जैसा कि स्रोत भी जोर देकर कहते हैं, उस उबलते गुस्से की पहली और सबसे बुलंद आवाज बने मंगल पांडे। उन्होंने सिर्फ सुना नहीं, सिर्फ कानाफूसी नहीं की, उन्होंने एक्शन लिया। और ऐसा एक्शन लिया कि सब चौंक गए। वो दिन तो इतिहास में दर्ज हो गया। 29 मार्च 1857, जगह थी कलकत्ता के पास बैरकपुर छावनी। क्या हुआ था उस दिन? स्रोत क्या बताते हैं इस घटना के बारे में? स्रोत बताते हैं कि उस दिन मंगल पांडे ने अपनी राइफल उठाई और परेड ग्राउंड पर आकर खुलेआम अंग्रेज अधिकारियों को ललकारना शुरू कर दिया। खुलेआम? हाँ, वो सिर्फ कारतूसों का विरोध नहीं कर रहे थे, वो सीधी अंग्रेजी सत्ता को चुनौती दे रहे थे। उन्होंने अपने साथी सिपाहियों को भी पुकारा कि उठो, लड़ो इस अन्याय के खिलाफ। तो ये तो सीधा विद्रोह का ऐलान था। बिल्कुल, उनके शब्दों में विद्रोह की गूंज थी, एक ऐलान कि भाई अब और बर्दाश्त नहीं होगा। स्रोत बताते हैं कि वो चिल्ला रहे थे, मारो फिरंगी को, उठो भाइयों, ये हमारा धर्म नष्ट कर देंगे। ये करना उस वक्त कितना खतरनाक रहा होगा। अंग्रेज अधिकारियों ने क्या किया? जाहिर है वो हैरान रह गए, गुस्सा भी हुए। सार्जेंट मेजर जेम्स ह्यूसन ने हुक्म दिया कि उन्हें पकड़ो, लेकिन जो आसपास भारतीय सिपाही थे वो हिचकिचाए। अच्छा। शायद वो भी अंदर से पांडे के साथ थे या शायद डर गए थे। फिर लेफ्टिनेंट बॉब हेनरी बॉग वो घोड़े पर सवार होकर पांडे के तरफ बढ़े। हाँ। तो पांडे ने उन पर गोली चला दी। हाँ, गोली घोड़े को लगी, लेकिन फिर पांडे रुके नहीं। उन्होंने तलवार निकाल ली और बॉग और ह्यूसन दोनों को घायल कर दिया। अपने ही अफसरों पर सीधा हमला? इसे तो सिर्फ अनुशासनहीनता नहीं कह सकते। स्रोत इसे कैसे देखते हैं? स्रोत इसे मानते हैं 1857 की क्रांति का पहला विस्फोट। अच्छा। पहला धमाका। ये सिर्फ एक आदमी का गुस्सा नहीं था, ये ब्रिटिश राज के खिलाफ पहला हथियारबंद प्रतिरोध था जो सेना के अंदर से उठा था। ये एक प्रतीक बन गया कि भारतीय सिपाही अब सिर्फ हुक्म मानने वाली मशीन नहीं है, वो अन्याय के खिलाफ हथियार उठा सकते हैं। और एक और सिपाही थे ना, ईश्वरी प्रसाद? हाँ, उन्हें हुक्म दिया गया था मंगल पांडे को गिरफ्तार करने का, पर उन्होंने मना कर दिया। बाद में उन्हें भी फांसी दे दी गई थी। तो इस घटना के बाद मंगल पांडे का क्या हुआ? उन्हें पकड़ लिया गया होगा फिर? हाँ, एक अंग्रेज अफसर थे शेख पलटू, उन्होंने कोशिश की पांडे को रोकने की, लेकिन बाकी सिपाहियों ने जब दखल नहीं दिया तो आखिरकार पांडे पकड़ लिए गए। उन पर फौरन कोर्ट मार्शल चला। और मुकदमा तो बस नाम करा होगा? बस एक औपचारिकता। फैसला तो जैसे पहले से ही तय था, मौत की सजा। अंग्रेजों ने सोचा होगा कि चलो मंगल पांडे को सजा देंगे तो बाकी सिपाहियों में डर बैठ जाएगा, विद्रोह की कोई भी सोच जड़ से खत्म हो जाएगी। फांसी की तारीख रखी 8 अप्रैल 1857, लेकिन क्या उनका सोचना सही साबित हुआ? बिल्कुल नहीं, बल्कि हुआ ठीक उल्टा। अच्छा। स्रोत बताते हैं कि मंगल पांडे फांसी के तख्ते पर भी डरे नहीं, निडर थे। उन्हें शायद ये अंदाजा हो गया था कि उनकी ये शहादत बेकार नहीं जाएगी। उनकी गिरफ्तारी, उनका मुकदमा, उनकी सजा, ये खबरें बहुत तेजी से दूसरी छावनियों में फैली। और उनकी कुर्बानी ने डर नहीं पैदा किया, बल्कि जो आग बाकी सिपाहियों के अंदर सुलग रही थी ना, उसे और भड़का दिया। वो एक शहीद बन गए, अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले हीरो। तो मंगल पांडे की शहादत ने एक कैटलिस्ट का काम किया। हाँ, बिल्कुल। जो चिंगारी बैरकपुर में लगी थी, उसकी लपटें फिर कहां तक पहुंची। उनकी शहादत के ठीक 1 महीने बाद मई 1857 में मेरठ छावनी में विद्रोह बड़े पैमाने पर भड़का। मेरठ में? हाँ, वहाँ भी सिपाहियों ने उन चर्बी वाले कारतूसों को इस्तेमाल करने से साफ मना कर दिया। जब उनके कुछ साथियों को सजा दी गई तो बाकी सिपाहियों ने बगावत कर दी, जेल तोड़ दी, अपने साथियों को छुड़ाया,
अंग्रेज अफसरों और उनके परिवारों पर हमला किया और फिर और दिल्ली चलो का नारा लगाते हुए दिल्ली की तरफ चल पड़े। दिल्ली और दिल्ली पहुंचकर उन्होंने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता बना लिया। जी ये तो विद्रोह का एक संगठित रूप लेने जैसा हो गया। हाँ, दिल्ली पर कब्जा करना इस विद्रोह का एक बहुत बड़ा मोड़ था। इसके बाद तो जैसे विद्रोह की आग पूरे उत्तर और मध्य भारत में फैल गई। कानपुर में नाना साहब, लखनऊ में बेगम हजरत महल, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, बिहार में कुंवर सिंह। हाँ, इन सब नेताओं के नीचे अलग अलग जगहों पर बगावतें शुरू हो गई। और सिर्फ सिपाही नहीं, किसान, जमींदार, दस्तकार, आम लोग, वो भी बड़ी संख्या में इसमें शामिल हुए। अंग्रेजी हुकूमत की तो जैसे नींव हिल गई थी। इसीलिए इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। बिल्कुल। हालांकि शुरुआत हुई थी एक सिपाही मंगल पांडे के व्यक्तिगत विद्रोह से। कमाल है, ये दिखाता है कि कैसे एक अकेले इंसान का साहस पूरे देश को जगा सकता है। निश्चित रूप से मंगल पांडे ने वो पहली गोली चलाई थी। उन्होंने वो पहली आवाज उठाई थी जिसने अंग्रेजों के अजय होने के वहम को तोड़ा था। भले 1857 का विद्रोह अपने फौरी लक्ष्य में कामयाब नहीं हुआ, अंग्रेजों ने इसे बड़ी बेरहमी से दबा दिया, लेकिन इसने भविष्य के स्वतंत्रता आंदोलन के लिए जमीन तैयार कर दी। हाँ, एक आत्मविश्वास जगाया भारतीयों में। ये साबित किया कि अगर हम एक हों, संगठित हों, तो अंग्रेजी राज को चुनौती दी जा सकती है। सही। तो मंगल पांडे की विरासत सिर्फ उसे एक घटना तक नहीं है। स्रोत उन्हें किस तरह याद करते हैं, उनका क्या महत्व बताया गया? स्रोत उन्हें उसी पहली चिंगारी के रूप में याद करते हैं जिसने आजादी की ज्वाला जलाई। वो प्रतीक बन गए व्यक्तिगत साहस के, अन्याय के खिलाफ खड़े होने के और अपने धर्म और देश के प्रति वफादारी के। उनका नाम आज भी हर भारतीय के मन में एक गर्व, एक प्रेरणा जगाता है। उन्होंने दिखाया कि जब जुल्म और अन्याय हद से ज्यादा बढ़ जाए तो चुप रहना कोई विकल्प नहीं होता। आवाज उठाना जरूरी है। हाँ, आवाज उठाना जरूरी है, भले ही उसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़े। रम पर थी। विरोध का मतलब था सीधी मौत। उनका ये कदम सिर्फ जज्बाती नहीं था, ये तो असाधारण साहस था। बिल्कुल, और इसीलिए स्रोत की वो लाइन बहुत मायने रखती है। जब एक सिपाही ने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई, तब पूरा भारत आजादी की राह पर चल पड़ा। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये मंगल पांडे के ऐतिहासिक योगदान का निचोड़ है। उन्होंने शुरू किया और फिर कारवां बनता चला गया। तो अगर हम आज की इस पूरी बातचीत को समेटें, तो मुख्य बातें क्या निकल कर आती हमारे सामने? देखिए, मुख्य बिंदु ये हैं। पहला, 1857 के आसपास भारत में अंग्रेजी शासन के खिलाफ गहरा असंतोष था, खासकर सिपाहियों में भेदभाव की वजह से। ठीक है। दूसरा, एनफील्ड राइफल के वो चर्बी वाले कारतूस, उन्होंने इस असंतोष को भड़का दिया क्योंकि ये सीधा धार्मिक आस्था पर हमला था। हाँ। तीसरा, मंगल पांडे ने इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई और 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में हथियार उठा लिए। ये अंग्रेजी सत्ता पर पहला सीधा हमला था। पहला हमला। चौथा, उनकी शहादत ने चिंगारी का काम किया और पूरे देश में विद्रोह फैल गया, जिसे हम पहले स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जानते हैं। सही है। और पांचवा, मंगल पांडे आज भी साहस, प्रतिरोध और देशभक्ति के प्रतीक के तौर पर याद किए जाते हैं। ये सारी बातें एकदम साफ करती हैं कि मंगल पांडे को पहली चिंगारी क्यों कहा जाता है। उनका काम प्रतीकात्मक था, लेकिन उसका असर बहुत गहरा था, बहुत दूर तक गया। उन्होंने उस डर की दीवार को तोड़ने का काम किया, जिसे अंग्रेजों ने बड़ी मेहनत से खड़ा किया था। सही कहा। उन्होंने दिखाया कि सत्ता चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न दिखे, उसे चुनौती दी जा सकती है। और कई बार इतिहास का रुख बदलने के लिए एक अकेले इंसान का साहस ही काफी होता है। और इसी विचार के साथ हम आज की इस बातचीत को यहीं रोकते हैं। मंगल पांडे की कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि व्यक्तिगत साहस में कितनी ताकत होती है। एक व्यक्ति का अन्याय के खिलाफ खड़े होने का फैसला कैसे पूरे समाज को, पूरे देश को प्रेरणा दे सकता है और इतिहास की धारा को मोड़ सकता है। और ये सवाल आज भी उतना ही जरूरी है, उतना ही प्रासंगिक है। क्या आज के दौर में भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए व्यक्तिगत साहस की उतनी ही जरूरत है? इस पर सोचा जा सकता है।